हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो जैसा कि आपको पता है, वीक में एक बार हम लोग जरूर कंडक्ट करते हैं अपनी लर्न बाय मैप्स की क्लास को, जहां पर पूरे वीक में जो भी इंपॉर्टेंट मैप्स थे करंट अफेयर्स के, स्टैटिक अफेयर्स के, उसको मैं कवर करता हूं और एक क्लास में हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है। फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स आज इसका सेट 24 हम लोग कंडक्ट करेंगे। पहले 23 सेट्स आपको चैनल पे देखने को मिल जाएंगे, अलग से प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी। ठीक है, चलते हैं आज के हमारे फर्स्ट मैप पे। मैं आपको पर्सपेक्टिव भी बताता रहूंगा हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। आई होप आप इतना समझ सकते हो। ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये है उसका ईस्टर्न कोस्ट, ये है उसकी वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है, अब लॉजिक बड़ा सिंपल है कि भाई अगर यूएसए को यहां से कोई सामान भेजना पड़ता था तो पूरा साउथ अमेरिका पार करके इस तरह से जाना पड़ता। ठीक है, तो सोचा गया कि क्यों ना यहां पर एक नदी बना दी जाए जिससे आप बहुत इजीली यहां से यहां सको। तो जब इंसान अपनी जरूरत के लिए एक नदी बनाता है उसको बोलता है कैनाल, जैसे सुएज कैनाल। यहां पर पनामा देश में बनती है पनामा कैनाल, जो कि काफी ज्यादा रिड्यूस कर देती है 21,000 किलोमीटर के डिस्टेंस को सिर्फ 8,000 किलोमीटर पे। क्या पनामा कैनाल बनाने की कोशिश सबसे पहले अमेरिका ने की थी? नहीं, यूरोपियंस ने की थी, वो अनसक्सेसफुल है। फाइनली अमेरिका इसको 1900s की शुरुआत में बना लेता है। पर जिस तरह से पनामा कंट्री आगे बढ़ी, यूएस आगे बढ़ा, ये कैनाल पनामा को मिल जाती है एज अ कंट्री, और यूएसए कहता है पनामा को ठीक है आप चलाओ। अब पिछले कुछ टाइम से पनामा के रिलेशंस चाइना के साथ बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ रहे हैं। यूएसए को चिंता होगी कि भाई हमारी जो पनामा कैनाल है कहीं वही ना हमारे हाथ से निकल जाए। यूएसए ने प्रेशर बिल्ड किया और फाइनली पनामा ने अपने रिलेशन को चाइना के साथ डिग्रेड करने का अनाउंसमेंट कर दी। जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसमें से भी पनामा बाहर आएगा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूज मेरा, आपको पनामा कैनाल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, एक आईईडी ब्लास्ट होता है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। एक आईईडी ब्लास्ट होता है लाइन ऑफ कंट्रोल पे और दो सोल्जर्स अल्टीमेट सैक्रिफाइस देते हैं कंट्री के लिए। लाइन ऑफ कंट्रोल असल में है क्या? आप ये जो पूरा देख रहे हैं ना, जिसको हम जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हमेशा से पढ़ते आए हैं, असल में इस जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में ये टेरिटरी इलीगली कैप्चर की हुई है पाकिस्तान ने, जिसका नाम है पीओके, और ये टेरिटरी इलीगली कैप्चर की हुई है चाइना, जिसका नाम है अक्साई चिन। इस लाइन का नाम है एलओसी और इस लाइन का नाम है एलएसी, लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। दोनों ही लाइंस पे टाइम टू टाइम हमें डिस्टर्बेंसेस देखने को मिली है, कुछ हद तक वायलेंस देखने को मिली है, पर जो सीज फायर एग्रीमेंट है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, ये बार बार वायलेट किया जाता है पाकिस्तान की तरफ से, और काफी कैजुअलिटीज आज तक हम फेस कर चुके हैं इस लाइन पे। क्या एलओसी एक बॉर्डर है? नहीं, एलओसी एक बॉर्डर नहीं है। बॉर्डर वो होता है जो दोनों साइड्स की तरफ से एक्सेप्टेड हो। एलओसी एक सिचुएशन है, एक लाइन है जिसके दोनों तरफ आपको इंडियन फोर्सेस और पाकिस्तानी फोर्सेस देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं। काफी बड़ा अब एक कंसर्न बन चुका है, अब इसको चाहे आप ग्लोबल वार्मिंग से जोड़ो, क्लाइमेट चेंज से जोड़ो, कंसर्न है फॉरेस्ट फायर्स का। अगर आप इस मैप को देख पाओ तो ये मैप दिखा रहा है फॉरेस्ट फायर्स का पैटर्न। अब जैसे सहारा में तो लगेगी नहीं, यहाँ सऊदी अरेबिया के डेजर्ट्स में भी नहीं लगेगी, तिब्बत में भी नहीं लगेगी, पर उसके अलावा ऑलमोस्ट यहाँ पर थोड़ा बहुत अमेज़न के बगल में ये जो एरिया, यहाँ पर आपको इतना फ्लोरा एंड फौना नहीं देखने को मिलता, यहां भी नहीं फॉरेस्ट फायर लगेगी। उसके अलावा ऑलमोस्ट सारी दुनिया ही फॉरेस्ट फायर्स को लेके काफी ज्यादा प्रोन है। रिसेंटली जो यूएसए के कैलिफोर्निया में फॉरेस्ट फायर लगी थी, उन्होंने बहुत बुरा इंपैक्ट किया। फॉरेस्ट फायर से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो, पहला तो आपको क्लाइमेट चेंज पे काम करना पड़ेगा, दूसरा इन चीजों को रेगुलरली चेक करना पड़ेगा। अगर हम इंडिया का भी सिचुएशन देखें तो ऑलमोस्ट सारी ही कंट्री बहुत ज्यादा प्रोन है, पूरी कंट्री ही बहुत ज्यादा प्रोन है फॉरेस्ट फायर को लेकर। हो सकता है बोलो कि अफगानिस्तान क्यों नहीं, वहां पर आपको इस तरह से जंगल देखने को मिलेगा ही नहीं, इसलिए आपको अफगानिस्तान में इस तरह की फॉरेस्ट फायर्स देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, रिसेंटली बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है,
ट्रंप अब यूएस के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। ट्रंप असल में बात कर रहे होते हैं मीडिया के साथ और कह रहे होते हैं कि भाई यूक्रेन का तो मुझे यूक्रेन पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। आज वो रशिया से लड़ रहा है, कल को हो सकता है यूक्रेन रशिया का पार्टी बन जाए। मेरा ध्यान है जो अब तक हम इन्हें काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स और पैसा दे चुके हैं, जो ऑलमोस्ट ट्रंप के हिसाब से $500 बिलियन या $500 ट्रिलियन है। तो वो कह रहे मैं तो उस पर इंटरेस्टेड हूं और मैं चाहता हूं कि यूक्रेन के जो रिसोर्सेज है अब यूक्रेन हमें वो देने शुरू करे, क्योंकि मैं तो बहुत पैसा खर्च चुका हूं। उस पैसे से यूक्रेन लड़ रहा है या जो भी कर रहा है वो मुझे अब फर्क नहीं पड़ता। तो बड़ी ये लाइन फेमस होगी ट्रंप की कि यूक्रेन कैन समडे बी रशिया। असल में अगर आप देखो रशिया और यूक्रेन बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर करते हैं और ये यूक्रेन का वो पार्ट है जो रशिया 2014 में ही कैप्चर कर चुका है, जिसका नाम है क्राइमियन पेनिनसुला। आई होप आप इस न्यूज को समझ पाए। जब भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस या यूरोप की विजिट पे होंगे, एक टर्म बड़ी फेमस हो जाएगी, ग्लोबल साउथ ग्लोबल नॉर्थ। ग्लोबल नॉर्थ क्या है? ग्लोबल नॉर्थ है ये ब्लू वाला एरिया, ग्लोबल साउथ है ये ऑलमोस्ट पिंकिश एरिया। तो आप बोलोगे ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ग्लोबल नॉर्थ का पार्ट क्यों है? ये तो ग्लोबल साउथ का पार्ट रहना चाहिए। देखो ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ सिर्फ ज्योग्राफी पे बेस्ड नहीं है। ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ बेस्ड है डेवलपमेंट और डेवलपिंग पे। ग्लोबल नॉर्थ है डेवलप्ड वर्ल्ड और ग्लोबल साउथ है डेवलपिंग वर्ल्ड। किस कंट्री को कहा जाता है ब्रिज बिटवीन ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ? ऑफ कोर्स इंडिया, क्योंकि और आपको ग्लोबल साउथ में कोई कंट्री मिलेगी नहीं जो ग्लोबल नॉर्थ के साथ इतना अच्छा रिश्ता रख सके। और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को भी ये ना चाहते हुए भी अनऑफिशियली भी एक टाइटल मिल चुका है कि आप लीड करो ग्लोबल साउथ को और बात करो ग्लोबल नॉर्थ से। ठीक है, आई होप आपको समझ में लगा कि क्यों इंडिया को बोलते हैं ब्रिज ऑफ ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ। पिछले काफी दिनों से लगातार डिस्कस हो रहा है ट्रंप का गाजा प्लान। गाजा है क्या? इजराइल के बगल में एक टेरिटरी देखने को मिलती है। यहां पर रहते हैं पैलेस्तीनियन लोग जो एक टाइम पे पूरी कंट्री में रहा करते थे, पर अब उनको यहां मजबूरी में रहना पड़ता है। यहीं से ऑपरेट करता है हमास, जो बार बार इजराइल पर अटैक करता है, फिर इजराइल पूरी ही जंग छेड़ देता है। अभी 15 महीने जंग हुई, उसके बाद सीज फायर हुआ, पर इस एरिया में बार बार सीज फायर के वायोलेशन हो रहे दोनों साइड से, हमास की साइड से भी इजराइल के साइड से भी। तो ट्रम्प कह रहे हैं भाई मेरे पास तो एक पक्का सोल्यूशन है, ऐसा करते हैं कि ना ये जो गाजा है इसमें से निकालते हैं पैलेस्टीनियंस को बाहर, उन्हें जॉर्डन या इजिप्ट में कहीं जमीन दे देंगे, पूरे गाजा को साफ करते हैं, वहां पर जो भी मलबा वगैरह साफ करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं गाजा को, बहुत अच्छी सिटी बना के इजराइल को दे देंगे। तो मीडिया ने पूछा कि पैलेस्टीनियंस, वो कह रहे वो रह लेंगे आसपास कहीं, उनको कैंप बना देंगे, गाजा में वापस नहीं आने दूंगा। तो इसको बोला जा रहा है ट्रम्प का न्यू गाजा प्लान, और इजराइल भी इसको लेकर बहुत एक्साइटेड है कि भाई बहुत बढ़िया है, हमारी तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। तो ये है असल में गाजा। पहले जो पैलेस्टीनियंस है ना, वो गाजा और वेस्ट बैंक में रहते थे, एक टाइम पे तो पूरी कंट्री में रहते थे, अब यहां और यहां थे, पर इसको इजराइल पहले ही खत्म कर चुका है और अभी गाजा ही बचा है पैलेस्टीनियंस के लिए। अब इसको यूएसए भी खत्म करना चाहता है। इसके बाद पैलेस्टीनियंस कहां जाएंगे कोई नहीं जानता। रिसेंटली क्या होता है, दलाई लामा जी जो अब 90 के हो चुके हैं, 90 ईयर्स की एज के, आपको पता होगा दलाई लामा असल में इनका नाम नहीं है, इनका टाइटल जो बौद्ध धर्म के अंदर इन्हें मिला हुआ है। ये तिब्बत छोड़ के इंडिया आ जाते हैं 1959 में। क्यों? असल में 1950 में 1950 में चाइना तिब्बत की एनेक्सेशन शुरू कर देता है, जो कंट्री है उसको अपने अंडर ले लेता है, और अब तिब्बत एक अलग से कंट्री नहीं है, अब तिब्बत असल में चाइना का ही पार्ट बन चुका है। तिब्बत की कैपिटल हुआ करती थी ल्हासा। तब इंडिया ने इस चीज को बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट नहीं किया, करना चाहिए था। हमने एक अच्छी चीज करी कि तिब्बतियन लोगों के लिए हमने एक ह्यूमैनिटेरियन रूट खोल दिया, उनको एक एग्जाइल दे दिया ताकि वो रह सके। इस एग्जाइल में बहुत सारे तिब्बतियंस, दलाई लामा और बहुत बड़ी कम्युनिटी इंडिया के रहती है। धर्मशाला के आसपास आप देखोगे काफी बड़ी नंबर्स में ये जो पूरी कम्युनिटी है वो रहती है। ठीक है, अब यहां पर चाइना कह रहा है कि अगर दलाई लामा वापस आना चाहते हैं या मे बी सिर्फ एक विजिट करना चाहते हैं तो कुछ कंडीशंस के साथ वो हमारी कंट्री में आ सकते हैं। देखो आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, इनके बाद जो अगले दलाई लामा होंगे ना, तो कहा जा रहा है उसमें बहुत डिस्प्यूट होगा। चाइना बोलेगा कि अगले दलाई लामा आएंगे
तिब्बत से। पर प्रोसेस ये कहता है कि जो जहां पर पुराने दलाई लामा है उस रीजन के आसपास, मतलब यहां कहीं से अगले दलाई लामा आने चाहिए। तो ये काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा देखने के लिए कि अगर 2 दलाई लामा हो जाएं तो फिर दुनिया किनको वो टाइटल देगी, किनको वो एक्सेप्टेंस देगी। ठीक है, आई होप आप इस मैप से समझ पाए कि तिब्बत पहले एक अलग कंट्री होता था जो इंडिया और चाइना के बीच में था, पर चाइना ने 1950 में इसकी एनेक्सेशन शुरू कर दी। ठीक है, रिसेंटली बहुत डिस्कस किया जाता है चाबहार पोर्ट को। देखो मैं आपको बताता हूं, यहां पर एक और पोर्ट भी है, गवादर। ये वो पोर्ट है जो सीपेक का पार्ट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और उसमें चाइना का बहुत प्रेजेंस है। इससे थोड़ी सी दूरी पे आपको मिलता है चाबहार। इस पोर्ट में इंडिया की प्रेजेंस है। हमने अपने मुंबई पोर्ट को पानी के रास्ते चाबहार से जोड़ा हुआ है। फिर उसके बाद हम अफगानिस्तान, ईरान में कहीं भी जा सकते हैं। पहले क्या था कि पाकिस्तान एक ज्योग्राफिकल ऑब्स्टेकल की तरह हमारे सामने खड़ा था, हम अफगानिस्तान या किसी कंट्री जा ही नहीं पा रहे थे। तो फिर प्रॉब्लम क्या चाबहार के साथ? प्रॉब्लम यह है कि यूएसए की ईरान से बिल्कुल नहीं बनती। ट्रंप ईरान पे सैंक्शंस बहुत हैवी तरीके से लगाना चाहते हैं, और हमारा चाबहार पोर्ट को भी ट्रंप कोई एक्सेप्शन नहीं देना चाहते, जिससे हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा एक ऐसा पोर्ट जो हम ही ने बनाया उसको रेगुलरली यूज करना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भी कारण से इंडियन इकोनॉमी पे सैंक्शंस लगे यूएसए की और रिलेशन खराब हो। तो चाबहार एक तरह से बीच में फंस चुका है, और जैसे ही ट्रंप ने अनाउंस किया कि हम ईरान पे सैंक्शन लगाएंगे, जो उनकी करेंसी होती है ईरानियन रियाल, वो बहुत बुरी तरह से डीवैल्यूड हो जाता है एज कंपेयर टू यूएस डॉलर। एक ग्रुप, आई होप आपने अब तक इसके बारे में जरूर सुन लिया होगा, बार बार इसको न्यूज़पेपर में कवर किया जाता है, M23। इसने काफी वायलेंस इस टाइम पे मचाई हुई है इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। असल में ये जो है ना, डीआरसी और रवांडा का जो बॉर्डर है, यहां पर इस टाइम पे हमें काफी कुछ देखने को मिल रहा है। हमारे लिए चिंता वाली बात यह भी है कि यूएन पीस कीपिंग फोर्स, जिसमें बहुत सारे इंडियंस भी हैं, वो भी वहां पर डिप्लॉयड है। तो अगर आपको ये M23 के बारे में पूछा जाए ना, तो असल में ये इस रीजन में इस टाइम पे एक्टिव ग्रुप है। रवांडा इसको काफी हद तक सपोर्ट कर रहा है, और ये इस टाइम पे एक्टिव है डीआरसी में। डीआरसी में जो वेरियस रिसोर्सेज हैं, माइंस है, उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है एक ग्रुप जिसका नाम है, ऑफकोर्स एक आर्म्ड ग्रुप है जिसका नाम है M23। और देख सकते हो वायलेंस में कितना डैमेज हो रहा है, कितने लोग असल में यहां पर मारे जा रहे हैं। बार बार डिस्कस होता है IMEC। रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर फ्रांस पहुंचे, इमैनुअल मैक्रोन से मिले। इमैनुअल मैक्रोन चाहते हैं कि IMEC प्रोजेक्ट जो इंडिया को मिडिल ईस्ट से जोड़ेगा, मिडिल ईस्ट को यूरोप से जोड़ेगा, ग्रीस से होता होता अगर आगे आएगा तो फ्रांस तक भी पहुंच सकता है। तो ये चाहते हैं कि फ्रांस भी इसका पार्ट बने। ठीक है, IMEC को बनाया गया था 2023 के G20 समिट के दौरान, और ये सिंपली एक ट्रेड रूट होने वाला है। यहां से यहां तक सी रूट, उसके बाद रेल रूट, फिर से सी रूट। अगर ये सक्सेसफुल हो तो इंडिया, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज को बहुत फायदा होगा। कौन इससे खुश नहीं है? चाइना, रशिया, ईरान, तुर्की, ये सब इससे खुश नहीं है। यूएस चाहता है कि IMEC जरूर बने। तो काफी सारी कंट्रीज, अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएसए में है, तो वहां ट्रंप के साथ भी IMEC पे बिल्कुल बात की गई। ठीक है, आई होप काफी सारी इंपॉर्टेंट मैप्स रिलेटेड न्यूज थी, करंट की भी, स्टैटिक की भी, मैं आपको अच्छे से समझा पाया। मिलेंगे अपनी लर्न बाय मैप के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक ले थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।